हेलो डियर स्टूडेंट। बच्चों, इस वीडियो में आई एम गोइंग टू ट्राई दैट कि सरफेस केमिस्ट्री के जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या यूँ कह सकते हैं कि अगर मैं एग्ज़ामिनर हूँ तो मैं कहाँ से क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री को मैं आपको दूंगा। ठीक है। एंड आई बिलीव कि ये 99.9% बच्चों जो प्रॉब्लम आएगा वो इसी वीडियो से आएगा। अगर आपको डिटेल में सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ना है तो ये जितने भी 11 वीडियो हमने बनाए हैं आप उसको देखेंगे। बट अगर आपने सरफेस केमिस्ट्री कभी पढ़ा है, किसी ने पढ़ाया है, बुक से भी पढ़ा है आपने, तो दैट दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये आपको शायद बहुत ज़्यादा बेनिफिट ना दे। अब बच्चों एग्ज़ाम पास करना होता है ना, मार्क्स लाने होते हैं, तो समटाइम्स हम लोग थोड़ा सा चीटिंग करते हैं। चीटिंग इन द सेंस हम चाहते हैं कि कम टाइम में हमें ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, है ना। हम उस चैप्टर के साथ जस्टिस करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। हम इंटरेस्टेड होते हैं कि कम टाइम में, ठीक है ना, हमें हमारा जो स्कोर है वो कितना बेहतर हो सकता है। तो वो भी है कि अभी जैसे जेई मेन और एडवांस इनका एग्ज़ाम जो है आपको पता ही है कि डेट जो है वो फिक्स हो चुका है। तो उस माइंडसेट से भी मैं चाह रहा था कि ये एक वीडियो बना दूं, क्योंकि एक क्वेश्चन तो बच्चों कंफर्म है, एक क्वेश्चन कंफर्म है कि सरफेस केमिस्ट्री का आपको जेई मेन में मिलना ही मिलना है। तो इस वजह से भी मैं इस वीडियो को आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है। तो बच्चों देखो, सरफेस केमिस्ट्री के 3 सेक्शन हैं। एक है एडजॉर्प्शन, दूसरा है कैटालिसिस और तीसरा क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। अब बच्चों एडजॉर्प्शन में क्या पढ़ना होता है तो हम जानते हैं। मान लेते हैं कि आप बिल्कुल नहीं जानते, फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो एडजॉर्प्शन का मतलब होता है कि किसी सॉलिड सरफेस पे, स्पेशली सॉलिड सरफेस, लिक्विड सरफेस भी हो सकता है बट गैस का सरफेस नहीं होता है। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है बच्चों कि गैस और गैस का सरफेस है क्या? नो। तो लिक्विड सरफेस हो सकता है, जैसे आप देखते हैं कि पानी आप बाल्टी में रख दीजिए तो आफ्टर सम टाइम 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद आप देखेंगे उस पर डस्ट की एक बहुत पतली लेयर आ जाती है, वो भी एक सरफेस होता है। ठीक है। सॉलिड का सरफेस तो बिल्कुल है, ये बोर्ड है, ये सॉलिड का सरफेस है। ठीक है ना। तो इस सरफेस पे जो इंक है वो क्या है, एडजॉर्ब है। तो जो सरफेस पे ही रुक जाए उसको हम लोग एडजॉर्प्शन कहते हैं, जो बल्क में न जाए उसको हम लोग एडजॉर्प्शन कहते हैं। क्लियर। तो एडजॉर्प्शन क्या होता है, सरफेस फिनोमेना होता है। ठीक बच्चों। तो इसके 3 सेक्शन होते हैं। एक होता है एडजॉर्प्शन, पहले मैं इसको जो है कंप्लीट करूँगा कम्प्लीटली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा होता है बच्चों एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन जो होता है उसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में कि होमोजीनियस काइंड ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है। बेस्ट एग्जांपल एनसीईआरटी का है कि अगर आप एक चॉक, है ना, का जो पीस है उसको अगर आप इंक में डालते हैं तो जो चॉक का जो आउटर सरफेस होगा वो तो ब्लू कलर हो जाएगा अगर इंक जो है वो ब्लू है तो, और जो अगर आप उस चॉक को ब्रेक करेंगे तो अंदर जो होगा वो इंक के पार्टिकल नहीं जा पाएंगे। तो जो इंक होगा वो सरफेस में रोक लिया गया, प्रिवेंटेड है, तो इंक इज़ एडजॉर्ब। बट जो पानी है अगर आप उसको चॉक को ब्रेक करेंगे तो वाटर अंदर भी जा चुका है, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ और जो इंक है वो क्या हो गया बच्चों, एडजॉर्ब हो गया। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है पूरे बल्क में, मतलब थ्रू आउट द वॉल्यूम वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो। और जो एडजॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, वो सिर्फ सरफेस पे ही रिस्ट्रिक्टेड हो। एडजॉर्प्शन का बेसिक रीज़न होता है कि सरफेस पे वैलेंसी फ्री होती है। ठीक है ना। यहाँ पे ये एक ग्राफ आता है बच्चों, सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी वैलेंसी क्या होती है, वो फ्री होती है। इसलिए सरफेस पे हमेशा क्या होती है, फॉरेन सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है। तो ये इनर वाला है, तो इसकी सारी जो कंप्लीट सारी वैलेंसी क्या होती है बच्चों, पूरी होती है। बट जो आउटर वाला होता है इसके पास फ्री वैलेंसी होती है, इसलिए कोई भी फॉरेन सब्सटेंस को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है।
ये तो रहा फंडामेंटल डेफिनीशन, ठीक है ना। और क्यों होता है एडजॉर्प्शन? ये किसी भी सब्सटेंस को, चाहे वो गैस हो, चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो, सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे जो अट्रैक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी फ्री होती है, ठीक है, नेट इनवर्ड क्या होता है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो गैस होता है बच्चों, तो गैस का एडजॉर्प्शन सॉलिड सरफेस पे उसका बेहतर होता है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जो इजीली लिक्विफिएबल गैस होती है उसका बच्चों एडजॉर्प्शन बेटर होता है, ठीक है ना। तो टीसी ज़्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन यानी कि वो क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टीसी की वैल्यू दे दिया जा सकता है। और जिसका ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा या जिसका वान डेर वाल कांस्टेंट ए की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है ना, वो इस सरफेस पे क्या होगा, इजीली एड्जॉर्ब होगा। क्लियर? तो वान डेर वाल कांस्टेंट ए ज़्यादा हो या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो गैस आसानी से एड्जॉर्ब होगा। दूसरी बात आते हैं बच्चों, सेकेंड थिंग होता है एड्जॉर्प्शन दो प्रकार का होता है। एक होता है फिजी, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल, और दूसरा जो होता है केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है। तो फिजिकल जो एड्जॉर्प्शन होता है बच्चों, वो क्या होता है, बिकॉज ऑफ वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फिजीजॉर्प्शन, ठीक है ना, फिजीजॉर्प्शन। तो इसको हम लोग फिजीजॉर्प्शन कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं, केमीजॉर्प्शन कहते हैं। तो इसमें डिफरेंस बहुत पूछता है बच्चों, फिजीजॉर्प्शन एंड केमीजॉर्प्शन, ये पूरा आपको पता होना चाहिए, ये हमने डिटेल में सब पढ़ा है। तो फिजीजॉर्प्शन जो होता है वीक वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। इसकी जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है बहुत कम या टेंडिंग टू ज़ीरो होती है, और ऐसा कोई गैस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसकी फिजीजॉर्प्शन ज़्यादा होगी। प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो फिजीजॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो फिजीजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हाई प्रेशर होगा तो फिजीजॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। ये मल्टी लेयर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, फिजीजॉर्प्शन मल्टी लेयर होता है, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, कई लेयर हो सकती है, ठीक है। अब आते हैं केमीजॉर्प्शन। केमीजॉर्प्शन जो होता है वो प्योर केमिकल बॉन्ड से बनता है, जैसे केमिकल कंपाउंड होता है वैसे ही केमीजॉर्प्शन होता है, ठीक है। फिजीजॉर्प्शन केमीजॉर्प्शन जो में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये सब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजीजॉर्प्शन के, ठीक है। कि फिजीजॉर्प्शन वीक वान डेर वाल फोर्स होता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है या नहीं होता है, क्लियर। फिजीजॉर्प्शन मल्टी लेयर होता है, ठीक है। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा फिजीजॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो फिजीजॉर्प्शन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिजीजॉर्प्शन कम होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बच्चों क्या होता है, ज़ीरो होता है। सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो ये वैल्यू फिजीजॉर्प्शन को हम पी लिख रहे हैं, तो फिजीजॉर्प्शन पी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिजीजॉर्प्शन पी जो होगा वो ज़्यादा होगा, क्लियर। क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखते हैं प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी कि ये प्रेशर है, इधर प्रेशर ज़्यादा होगा तो भी फिजीजॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इसको डिस्टिंग्विश करता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिजीजॉर्प्शन क्या होगा बच्चों, कम होगा, ठीक। तो इसका जो ग्राफ होता है फिजीजॉर्प्शन का टेम्परेचर, ये ग्राफ कई बार आ चुका है बच्चों। तो फिजीजॉर्प्शन का अगर हम x/m लेते हैं, ठीक है, तो प्रेशर के रिस्पेक्ट में कुछ ऐसा ग्राफ आता है, ठीक है, x/m। और अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर कुछ ऐसे आता है x/m। बच्चों यहाँ पे जो बल्क फेज होता है उसको हम लोग एडजॉर्बेंट कहते हैं, एडजॉर्बेंट। जैसे बोर्ड जो है ये एडजॉर्बेंट है और ये जो इंक है वो क्या है, वो एडजॉर्बेट है, क्लियर। तो x/m दैट इज अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट। जैसे इंक का मास x है और बोर्ड का मास m है, क्लियर। तो ये जो है x/m होता है। तो ये प्रेशर का वेरिएशन है और ये किसका बच्चों, टेम्परेचर का वेरिएशन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये किसके लिए हमने बताया बच्चों, अभी हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली फिजीजॉर्प्शन, ये सिर्फ फिजीजॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल टेम्परेचर ये बार बार आता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जीरो होगा, ठीक है। केमीजॉर्प्शन में क्या होता है बच्चों, प्योर केमिकल बॉन्ड बनता है। तो प्योर केमिकल बॉन्ड के लिए आपको क्या सोचना होगा कि प्योर केमिकल बॉन्ड है तो इसका मतलब कुछ बॉन्ड को आपको तोड़ना होगा तभी आप बॉन्ड बना पाएंगे, तो उसको एटम में कन्वर्ट करना होता है। तो केमीजॉर्प्शन में आपको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो जो केमीजॉर्प्शन होता है बच्चों, इसमें प्योर केमिकल बॉन्ड बनता है, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, प्योर केमिकल बॉन्ड।
ठीक है। तो इसका जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होता है बहुत ज़्यादा होता है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ आता है, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते जाते हैं तो केमी ऑप्शन बढ़ता है, x/m की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। अब एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद ये घटेगा भी, ऐसा नहीं होगा कि हर एक टेम्परेचर पे ये वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज ही करेगा, है ना। बियॉन्ड सर्टेन टेम्परेचर, क्योंकि बॉन्ड आपने बहुत ज़्यादा 2000 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो कोई सा भी बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो ये टेम्परेचर का ऐसा ग्राफ आता है और फिजी ऑप्शन का टेम्परेचर का ग्राफ ऐसा आता है। क्लियर। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इसका क्या होता है बच्चों, वेरी हाई होता है। दूसरा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जैसे फिजी ऑप्शन में आता है कि ये नॉन स्पेसिफिक होता है, मतलब सॉलिड सरफेस पे कोई भी गैस है ना, एक्टिवेटेड चारकोल है, कोई भी गैस कोई भी लिक्विड है ना, उसके ऊपर एड्जॉर्ब हो जाएगा, डिपेंड नहीं करेगा, कम ज़्यादा हो सकता है बट वो एड्जॉर्ब जरूर होगा। लेकिन जो बॉन्ड होता है, जो केमिकल बॉन्ड होता है, वो सबके साथ केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा, है ना। बॉन्ड एनर्जी जैसे इसकी जो फिजिक्स ऑप्शन की होती है वो बहुत कम होती है, 20 to 40 किलो जूल पर मोल होती है। और जो केमी जो ऑप्शन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है बच्चों, वो कितना होता है, ये बॉन्ड एनर्जी होता है 80 किलो जूल टू 240 किलो जूल। ये केमिकल बॉन्ड, प्योर केमिकल बॉन्ड की एनर्जी होती है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो केमीज ऑप्शन जो होता है वो क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केमीज ऑप्शन क्या होगा, बढ़ेगा। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा। ये हाईली स्पेसिफिक होता है। हाईली स्पेसिफिक का मतलब है कि केमीज ऑप्शन सबके साथ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर कोई मेटल किसी के साथ कोई मेटल ऑक्साइड बना रहा है तो ऑक्साइड ही बनाएगा, है ना। सारे मेटल ऑक्साइड ही बनाएंगे सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे। ठीक है, जैसे FeO नॉर्मल प्रेशर टेम्परेचर पे बन सकता है, बट वही बात अगर हम करेंगे Ag2O, ये नहीं बनेगा, HgO नहीं बनेगा। क्लियर। तो केमीज ऑप्शन जो होता है, ठीक है ना, एक स्पेसिफिक होता है, फिजिज ऑप्शन स्पेसिफिक नहीं होता है। ये मोनोलेयर होता है। केमीज ऑप्शन क्या होता है, मोनोलेयर, है ना, क्योंकि एक ही बार केमिकल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है ना, बट फिजिज ऑप्शन क्या होता है बच्चों, मल्टी लेयर होता है। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस। प्रेशर ज़्यादा करोगे तो केमीज ऑप्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, और सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो केमीज ऑप्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा। क्लियर बच्चों, तो ये डिफरेंस है। ठीक है ना, एड्जॉर्बेंट। ठीक है, दूसरा बच्चों जो एड्जॉर्प्शन होता है, स्पेशली जो फिजिज ऑप्शन होता है, उसका जो डेल्टा जी होता है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। उसका जो डेल्टा जी होता है ना, जैसे बच्चों आपके पास आपने कोई भी कपड़ा वेयर किया हुआ है, वो अपने आप गंदा होता रहता है, डस्ट के पार्टिकल उसके पास हमेशा एड्जॉर्ब होते रहते हैं। क्यों एड्जॉर्ब होते हैं, बिकॉज सरफेस पे क्या होता है, वहाँ पे फ्री वैलेंसी होता है, इस वजह से वो एड्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस होता है, जो एड्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है, वो क्या है, वो स्पॉन्टेनियस है। तो अगर स्पॉन्टेनियस है बच्चों तो उसका डेल्टा जी जो होता है वो क्या होता है, लेस देन 0, और डेल्टा H लेस देन 0, और डेल्टा S भी क्या होता है, लेस देन 0। इसमें सारा लेस देन 0 होता है बच्चों, ये बहुत ही समझने वाली बात है। डेल्टा जी ये बता रहा है कि स्पॉन्टेनियस है, आपको कुछ करना नहीं है, अपने आप हो रहा है। क्लियर। अब इसमें क्या होता है, हमने बताया था कि सरफेस पे जो एटम होता है उसके पास फ्री वैलेंसी होती है, इसलिए ये बाकी जो फॉरेन सब्सटेंस है उसको पुल करता है। तो जब ये पुल करेगा तो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगा, प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। क्लियर। दूसरा हमने कहा कि एंट्रोपी। अब कोई भी गैस है, जैसे मान लो H2 है, अब ये रैंडमली क्या कर रहा था, घूम रहा था। अगर ये रैंडमली घूम रहा था, जब इस पर आके बैठेगा तो रैंडमनेस इसमें कम हो जाएगी, एक ऑर्डर में आ जाएगा, तो एंट्रोपी भी क्या होगा बच्चों, कम होगा। समझ गए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कहा कि अगर एड्जॉर्प्शन रिवर्सिबल यानी कि इक्विलिब्रियम पे आ गया, तब डेल्टा जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। तो इसमें ये होता है कि इफ़ एड्जॉर्प्शन जो होगा, एड्जॉर्प्शन कहाँ पे आ जाएगा, एट इक्विलिब्रियम। जब वो इक्विलिब्रियम पे होगा तब डेल्टा जी अपने आप क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या आप लिखोगे, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस यहाँ पे क्या है बच्चों, नेगेटिव है। क्लियर। डेल्टा H भी निगेटिव है, तो टेम्परेचर वगैरह आपसे भी पूछा जा सकता है। क्लियर। ठीक है, दूसरा इसमें है बच्चों फ्रेंडलिक आइसोथर्म। फ्रेंडलिक आइसोथर्म जो होता है, इसमें क्या होता है, x/m वर्सेस p का ग्राफ होता है। इस ग्राफ पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, डाटा दे के चेंज करके, लॉग ले करके, कैसे भी करके क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो एक होता है बच्चों फ्रेंडलिक आइसोथर्म। तो इसमें क्या होता है कि जो फिजिज ऑप्शन है स्पेशली, उसका x/m और वर्सेस p का ग्राफ,
तो ऐसा ग्राफ आता है बच्चों समथिंग। यहाँ पे ये टेम्परेचर याद रखना T1, T2 और T3। तो टेम्परेचर में क्या ऑर्डर होगा बच्चों, टेम्परेचर जितना कम होता है फिजिक्स ऑप्शन उतना बेहतर होता है। तो यहाँ पे T1 लेस देन T2 लेस देन T3, सबसे ज़्यादा कौन है बच्चों, T3। टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे बच्चों क्या होता है, फ्री है ना, यहाँ पे वीक बॉन्ड होता है। यहाँ पे कोई भी ये फॉरेन आया इसके साथ ये वीक बॉन्ड है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओ तो ये ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो हायर टेम्परेचर पे एडजॉर्प्शन का अमाउंट कम होगा और लोअर टेम्परेचर पे एडजॉर्प्शन का अमाउंट ज़्यादा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहली बात, ठीक। x/m है ना, तो ये क्या है, एडजॉर्बेट है। जैसे इंक की वैल्यू x है और बोर्ड का मास m है, एडजॉर्बेट है एडजॉर्बेट। या जैसे होता है एक्टिवेटेड चारकोल होता है, ठीक है ना, एक्टिवेटेड चारकोल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका एडजॉर्बेंट हो जाएगा और इसके ऊपर जो गैस है या एसिड है जो इसके ऊपर एडजॉर्ब होगा वो एडजॉर्बेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सरफेस होता है, इस पे गैस एडजॉर्ब हो सकता है या फिर एसिड हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस इसके ऊपर एडजॉर्ब हो सकता है। तो इस गैस का मास x होगा और जो एक्टिवेटेड चारकोल है जो एडजॉर्ब कर रहा है उसका मास क्या है बच्चों, m है, ठीक। तो ये इसको बोलते हैं फ्रेंडलिक आइसोथर्म। टेम्परेचर का रोल है, प्रेशर का आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो इक्वेशन बनता है वो क्या होता है बच्चों, x/m इज इक्वल टू, यहाँ पे ये क्या बनता है, x/m इज इक्वल टू kp के पावर 1/n। यहाँ पे n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। अब बच्चों ये ध्यान रखना, इसमें कुछ भी कैसे भी करके क्वेश्चन को पूछ सकता है, उनको सरफेस केमिस्ट्री से प्रॉब्लम बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे x क्या है, अमाउंट है, ये भी अमाउंट है। तो लेफ्ट साइड क्या है बच्चों, यूनिटलेस है ना, लेफ्ट साइड क्या है, यूनिटलेस। तो k की यूनिट पूछ सकता है आपसे, तो आप निकाल सकते हैं। तो यह इधर की कोई यूनिट नहीं है तो इधर भी कोई भी यूनिट नहीं होगा। तो k की वही यूनिट होगी जो इस p/n का इन्वर्स आएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, k की जो वैल्यू होगा, यूनिट ऑफ k क्या आएगा बच्चों, तो ये आएगा x/m। इसका तो यूनिट लेस जो है mLt ये सब 0 0 है, ठीक है ना। और p के पावर क्या होगा, -1/n होगा, ठीक। अब p का आप अगर एटमॉस्फेयर लोगे तो इसके पावर क्या आएगा, -1/n। अगर बार लोगे तो ये क्या आएगा बच्चों, -1/n। एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसा बना सकता है, ठीक। दूसरी बात, अब आते हैं बच्चों, इसका लॉगरिथम ले लिया जाएगा, है ना। तो अब जैसे मान लो हमने कहा कि, जैसे सपोज के लिए हमने कहा कि 1/n इज इक्वल टू 0 हो जाए, 1/n, ठीक है, इज इक्वल टू 1 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या इक्वेशन बनेगा, बना सकते हैं। 1/n इज इक्वल टू 0 तो x/m इज इक्वल टू k आ जाएगा, है ना। तो अगर हमने ऐसा लिखा है ना, फर्स्ट केस सेकेंड केस, तो x/m क्या हो जाएगा, 1/n 0 हो गया, तो p की पावर 0 1 हो गया। तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। 1 आ गया तब इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया। और भी ले सकता है कि जैसे x/m कुछ भी ले सकता है। मान लो अब ऐसे हमने कहा ग्रेटर देन 1 है, लेकिन एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हम बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे k ले लिया और n की वैल्यू से मान लो -1 ले लिया, वैसे होगा नहीं, लेकिन अगर हम मान लो -1 ले लिया तो ये क्या आएगा, πp आ जाएगा। तो x/m इंटू p इज इक्वल टू k आएगा। अब इसका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि इससे मान लो ये इक्वेशन है फ्रेंडली कि वो ऐसा फॉलो कर रहा है, बिकॉज हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना है, वो आपको टेस्ट करते हैं तो ये बना सकता है। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ सकता है, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा बच्चों आप प्रॉब्लम ज़रा देख लेंगे, क्लियर। दूसरी बात, इसका लॉग ले लेते हैं, ठीक है। तो लॉग क्या होता है बच्चों, x/m इज इक्वल टू क्या आएगा, log k इंटू p के पावर 1/n। अब लॉग का आप बेसिक जो है रिलेशन लगा दोगे, log p आ जाएगा। ये log x/m कर लोगे आप। इसको आप y एक्सिस पे ले लेते हैं, ठीक है, और log p को x एक्सिस पे। हम किसको ले रहे हैं बच्चों, p को नहीं, किसको ले रहे हैं, log p को। तो यहाँ पे हम y लिख देंगे, y इज इक्वल टू log k प्लस 1/n इंटू x हो जाएगा। अब इसकी जगह c मान सकते हैं, इसकी जगह m मान सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे जो क्वेश्चन है वो हमने वीडियो लेक्चर डिटेल जो हमने किया है उसमें हमने क्वेश्चंस भी बनाए हुए हैं। तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स देखने हैं तो आप उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, ठीक है।
बिकॉज हमें एक शॉट में करना है कि आपको जस्ट आई वॉन्ट टू इंडिकेट कि दीज आर द पॉइंट्स फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस कैन बी रेज्ड। ठीक, तो बच्चों इसमें इतना ही है एडजॉर्प्शन में। अगर आपने, ठीक है ना, डिफरेंस समझ लिया, एनर्जी रेंज समझ लिया, रीजन हो गया कि वाई एडजॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस क्यों है, फ्री वैलेंसी होता है, बॉन्ड एनर्जी है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, प्रेशर का इफेक्ट क्या है, सरफेस एरिया का इफेक्ट क्या है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों इसमें कैटालिसिस में, जो अगला पार्ट है। ये काफ़ी कम इम्पॉर्टेंट है, वैसे है ये भी, बट रेयरली इससे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कैटालिसिस जो होता है वो केमिकल काइनेटिक्स में भी आ जाता है ना, इक्विलिब्रियम पे भी आ जाता है। तो कैटालिसिस एज सच है ना, पहले इस पर बहुत क्वेश्चंस आते थे, अभी इतना कॉमन हो गया है कि अब इस पर क्वेश्चंस बहुत ही कम बनते हैं। बट फिर भी कैटालिसिस जो होता है सिंपली क्या होता है, एनी सब्सटेंस विच कैन चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज करेगा, काइनेटिक प्रॉपर्टी चेंज करेगा, रेट कांस्टेंट चेंज करेगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चेंज करेगा, उसका मैकेनिज्म और पाथ चेंज कर देगा। अगर आप कैटलिस्ट चेंज कर लेते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि दो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी अलग अलग बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे ये होता है ना CO+H2 होता है, CO+H2 है ना, CO+H2। तो इसमें जो होता है, अगर आप कैटलिस्ट अलग अलग लेते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे लेते हैं आप Cu ZnO और Cr2O3, ठीक है, और यहाँ पे कॉपर लेते हैं तो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है, और यहाँ पे CH3OH बन जाता है, और इस केस में जो है CH4 अगर आप Na वगैरह लेते हैं प्लस। तो अगर आप कैटलिस्ट चेंज कर लेते हैं तो रिएक्टेंट जो होता है ना, वो अलग काइंड ऑफ प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा, पाथवे चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे आपकी तैयारी के पाथवे बदल दिया जाए, है ना, आप एक अच्छी गाइडलाइंस में नहीं रहे तो आपको इंजीनियर बनने के बजाय आप बाद में क्लर्क बन जाएंगे, ऐसा हो सकता है ना, आपका निकला ही नहीं, आपको आगे अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो पाथवे अगर चेंज होगा तो सिंपली यही बात होगा कि प्रोडक्ट भी क्या हो सकता है बच्चों, चेंज हो सकता है। ठीक है, कैटलिस्ट सिर्फ काइनेटिक पैरामीटर्स को चेंज करता है, वो डेल्टा G को चेंज नहीं करेगा, डेल्टा H को चेंज नहीं करेगा, डेल्टा S को नहीं चेंज करेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा को चेंज नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ ये किसको चेंज करता है, आर्हीनियस पैरामीटर AE⁻⁸ क्या चेंज हो सकता है, ये और ये, सिर्फ ये दो। ठीक है, फॉरवर्ड का जितना इंक्रीज करेगा बैकवर्ड का भी उतना ही इंक्रीज करेगा। इंक्रीज दोनों करेगा तो दोनों का होगा, या डिक्रीज करेगा तो दोनों का होगा। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, नेगेटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है। प्रमोटर क्या होता है बच्चों, प्रमोटर होता है जो कैटलिस्ट की इफिशिएंसी को इन्हांस करता है, दैट इज कॉल्ड प्रमोटर। ठीक है, पॉइजन क्या होता है, जो कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज़ को एफिशिएंसी को डिक्रीज कर देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइजन कहते हैं। कैटालिसिस दो प्रकार की होती है, एक होता है होमोजीनियस, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि बच्चों की जो रिएक्टेंट है और जो कैटलिस्ट है, दोनों का फिजिकल स्टेट अगर सेम होता है तो उसको हम लोग होमोजीनियस कहते हैं, है ना। जैसे हमने लिया NH3+O2, ठीक है, या ये हमने ले लिया मान लो SO2+O2, यहाँ पे NO ले लिया, यहाँ पे SO3, तो आप इसको होमोजीनियस, क्योंकि ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी, तो दिस इज होमोजीनियस कैटालिसिस। क्लियर। हेट्रोजीनियस में क्या होगा कि हेट्रोजीनियस में यही चीज़ हमने ले लिया और यहाँ पे प्लैटिनम ले लिया, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये भी गैस है, ये सॉलिड है, तो इसको क्या बोल दो बच्चों, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, कैटालिस्ट जो होता है डेल्टा G नहीं चेंज करेगा, एंट्रोपी चेंज को चेंज नहीं करेगा, एंथैल्पी चेंज को चेंज नहीं करेगा, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर को चेंज नहीं करेगा, पाथवे चेंज करता है, मैकेनिज्म चेंज करता है, रेट कांस्टेंट चेंज करता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चेंज करता है। क्लियर। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस हमने बता दिया। अब इसमें क्या होता है बच्चों, एडजॉर्प्शन थ्योरी होता है, जो कैटलिस्ट वो काम कैसे करता है। तो कैटलिस्ट बेसिकली क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया, उसके सरफेस पे जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होते हैं वो एडजॉर्ब होते हैं, एडजॉर्ब होंगे, वो नियर बाय आएंगे, उनके बीच में बॉन्ड बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, दैट्स वाई रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है बढ़ जाता है, तो एडजॉर्प्शन थ्योरी होता है। तो इसमें जो होता है कैटलिस्ट जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, बेड प्रोवाइड करता है जिस पे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आ करके एडजॉर्ब होते हैं। जैसे कोई रेस्टोरेंट होता है, तो रेस्टोरेंट में लोग आते हैं, अपने आप बैठते हैं, ठीक है, और बैठते हैं तो उनके बीच में बातचीत होती है, उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, लोग मीटिंग वगैरह करते हैं, इसलिए होटलों में जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे यही मतलब होता है बच्चों, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन थ्योरी होता है, तो पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिफ्यूज करके यहाँ पे आएगा, इसके ऊपर एडजॉर्ब होगा,
उसके बाद फिर वो आपस में रिएक्ट करेंगे, फिर वो रिएक्टेंट डी एडजॉर्ब होगा, फिर डिफ्यूज करके चला जाएगा। तो ये 4 स्टेप होता है बच्चों। एक होता है डिफ्यूज़न होता है, किसका डिफ्यूजन? रिएक्टेंट का, पहला स्टेप। जो रिएक्टेंट होगा डिफ्यूज होगा, उसके बाद एडजॉर्प्शन होगा, कौन एडजॉर्ब होगा? रिएक्टेंट होगा। तीसरा क्या होता है? एडजॉर्ब होकर के यहाँ पे फिर बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। फिर क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो प्रोडक्ट होगा। फिर क्या होगा? प्रोडक्ट क्या होगा? डी एडजॉर्ब होगा, ठीक है, डी जॉर्ब होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? प्रोडक्ट डिफ्यूज होगा। तो दीज आर द सीक्वेंस, ठीक है ना, इन केस ऑफ कैटालिसिस। बस सिंपली ये है बच्चों। तो इस पे भी क्वेश्चन का सीक्वेंस बदल सकता है। आप देखेंगे इसको डायग्राम बना के एनसीईआरटी में क्वेश्चन बनाया हुआ है, ठीक है बच्चों। अब इसमें एक होता है बच्चों शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। शेप सेलेक्टिव का मतलब होता है कि एक ऐसा कैटलिस्ट होता है जो रिएक्टेंट के साथ बिल्कुल फिट हो जाता है, जैसे लॉक और की होता है। क्या होता है? लॉक और की। एक लॉक में सारे की फिट नहीं होंगे, जो उसके लिए प्रॉपर की होगा वही फिट होगा। तो ऐसे कैटलिस्ट को हम लोग बोलते हैं शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। जो एंजाइम होते हैं बच्चों वो शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं। या फिर जो एक होता है ZSM5, ये भी क्या होता है? शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट है। या फिर जो जियोलाइट है वो क्या है? शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ। क्या बोला? जियोलाइट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट है, हनी कॉम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और उसका इस्तेमाल जो है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में करते हैं, ठीक है। उसी तरह ZSM5 होता है, ठीक है ना, ये भी एक पर्टिकुलर शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट होता है, और इससे डायरेक्ट जो है अल्कोहल से क्या बनाते हैं? गैसोलीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बच्चों, क्या याद रखेंगे आप? एंजाइम्स के बारे में। दूसरा आप किसके बारे में बात करेंगे? ZSM5 और जियोलाइट, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। एक हमने क्या बोला? जियोलाइट, ZSM5 और क्या कहा? एंजाइम्स, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं बच्चों, एक होते हैं शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, ठीक। अब एंजाइम्स तो आप जानते हैं बायो कैटलिस्ट होते हैं, हाईली एफिशिएंट होते हैं। अच्छा, कैटलिस्ट में एक होता है बच्चों कि जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, कैटलिस्ट का अमाउंट बहुत थोड़ा चाहिए होता है। क्या चाहिए? बहुत थोड़ा अमाउंट चाहिए। दूसरी बात कि जो कैटलिस्ट होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, वो हो सकता है सॉलिड से लिक्विड हो जाए, ऐसा हो सकता है, बट उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं रहेगा, उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं होगा। क्या बोला? कैटलिस्ट का क्या चेंज हो सकता है? एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकता है, और क्या चेंज हो सकता है? फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो सकती है, मतलब वो सॉलिड से क्या हो सकता है? लिक्विड हो सकता है। एक स्मॉल अमाउंट, बहुत स्मॉल अमाउंट ही चाहिए होता है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज कैटलिस्ट की चेंज नहीं रहेगा। अमाउंट जो जितना आपने शुरू में लिया 10 ग्राम लिया तो 10 ग्राम ही होगा, ठीक है बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर भी प्रॉब्लम्स बन जाता है, ठीक है। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस बता दिया, ZSM5 जियोलाइट बता दिया, एंजाइम्स बता दिया। एंजाइम्स जो होते हैं वो हाईली एफिशिएंट बायो कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। और इसके बहुत सारे जो एंजाइम्स होता है, जैसे है ना स्टार्च से ग्लूकोज बना रहे हैं, ग्लूकोज से आपको अल्कोहल बनाना है, ठीक है। तो ये सब एंजाइम की लिस्ट दिया है बच्चों एनसीईआरटी में, ठीक है। तो वो आप देख लेंगे, डायस्टेस, जाइमेस, ठीक है ना, इन्वर्टेस, सुक्रेस, ये सब अलग अलग रिएक्शन के लिए इनका यूज़ होता है, ठीक है। तो बस बच्चों यही है कैटालिसिस, और इसमें कुछ भी नहीं है। वहाँ पे कैटलिस्ट जो होता है, जिसको हम लोग दैट इज एंजाइम होता है, वो सबस्ट्रेट यानी कि रिएक्टेंट से रिएक्ट करता है, वो ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, उसके बाद फिर ये ई और प्रोडक्ट बनता है। तो इसका एक सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए। दिस इज एंजाइम, दिस इज सबस्ट्रेट, ठीक है, दैट इज रिएक्टेंट, वो इसके साथ एसोसिएशन करेगा, है ना। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट है, और एंजाइम और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होता है इसके ऊपर कोई एक्टिव ग्रुप होता है, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है ना, SH ग्रुप हो सकता है, OH ग्रुप हो सकता है, NH2 ग्रुप हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करता है। एंजाइम्स आर द मोस्ट एफिशिएंट कैटलिस्ट इन द यूनिवर्स। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम लोग कोलाइडल सोल्यूशन पे। तो कोलाइड क्या होता है? कोलाइडल सोल्यूशन का मतलब होता है, जो थर्ड पार्ट है कि कोलाइड क्या होते हैं, है ना। तो जो कोलाइड होता है बेसिकली एक सोल्यूशन होता है। कोलाइड में सिर्फ 3 चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखनी है, ठीक है, कि एक तो साइज होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, ठीक है। दूसरा जो होता है ये हेट्रोजीनियस होता है,
हेट्रोजीनियस। इसमें दो चीज़ें होता है, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा होता है बच्चों डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। और उसके बाद ये क्या होता है बच्चों, चार्ज्ड होता है। ये तीन बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोलाइड जो होता है जिसके पार्टिकल के साइज जो होती है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होता है, हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। यहाँ पे दो चीज़ होता है, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा होता है बच्चों डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है, जो सिंपल सॉल्वेंट का जो एनालॉगस है, क्लियर। और डिस्पर्स्ड फेज जो सल्यूट का एनालॉगस है, ठीक है। तो जो स्मॉलर क्वांटिटी में है वो डिस्पर्स्ड फेज है, जो लार्जर क्वांटिटी में है वो डिस्पर्शन मीडियम है, ठीक है। तो ये इसी से अगर पार्टिकल के साइज ये रहेगा, ठीक है ना, और तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना, कि जो एनिमल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना, या फिर सिलोफेन पेपर होता है, वहाँ से पास नहीं हो पाता है, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, कोलाइड और एक होता है क्रिस्टलॉइड। क्रिस्टलॉइड का मतलब होता है कि जो ट्रू सोल्यूशन बनाता है, ठीक है, और कोलाइड का मतलब जो है वो ट्रू सोल्यूशन नहीं बनाता है, ठीक है। तो इसमें तीन चीज़ें होती है, एक होता है ट्रू सोल्यूशन जिसको आप होमोजीनियस कहते हैं, दूसरा होता है कोलाइडल, ठीक है, और तीसरा होता है सस्पेंशन। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ वो किसका ऑर्डर में लिख रहा हूँ, इनके पार्टिकल की साइज़ की। तो पार्टिकल साइज जो होता है वो होता है ट्रू सोल्यूशन का लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर। ये क्या होता है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होता है, और ये जो होता है मोर देन 1000, ठीक है। ये होमोजीनियस होगा, ये हेट्रोजीनियस होगा, ये भी क्या होगा, हेट्रोजीनियस होगा, ठीक है बच्चों। अब कोलाइडल सॉल्यूशन का कुछ जैसे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे यहाँ पे एक आता है सॉल, ठीक है, दूसरा है जेल और तीसरा बच्चों एरोसॉल। इनकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। सॉल का मतलब ऐसे समझना, सॉल का मतलब सोल्यूशन, जैसे आपने पढ़ा है ना सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या होता है कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस होता है। तो सॉल वहाँ से आप सोचो, सॉल का मतलब सोल्यूशन। सोल्यूशन जनरली हम लोग क्या करते हैं, एसिड बेस पानी में डालते हैं, चीनी डालते हैं, यूरिया डालते हैं। तो चीनी यूरिया ये क्या है बच्चों, ये तो सॉलिड है, पानी क्या है, लिक्विड है, यस। तो यहाँ पे आप मान लोगे कि जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो कौन है, सॉल में डिस्पर्स्ड फेज जो होता है वो सॉलिड होता है, और जो डिस्पर्शन मीडियम है वो क्या है बच्चों, वो लिक्विड है। तो इसको हम लोग सॉल कहते हैं। जेल में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, सॉल का उल्टा जेल है बच्चों, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे क्या कर लो, ये लिक्विड जो होगा वो डिस्पर्स्ड फेज होगा, और यहाँ पे जो सॉलिड है वो क्या है बच्चों, डिस्पर्शन मीडियम। एरोसॉल का मतलब होगा एयर में, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गैस है, ठीक है, ये गैस है। तो गैस में अगर क्या है, लिक्विड डिजॉल्व है, तो इसको आप बोलोगे एरोसॉल ऑफ लिक्विड, है ना। जैसे कि फॉग है, क्लाउड है ना, ये एरोसॉल। और अगर इसी में है ना सॉलिड है, जैसे कि स्मोक है, डस्ट है, तो आप उसको बोलोगे एरोसॉल ऑफ सॉलिड, या सिंपली एरोसॉल बोल सकते। तो ये बच्चों ये बहुत बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन का जो क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन व्हाट फिजिकल स्टेट होता है, ठीक है ना। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो कैसा फिजिकल स्टेट शो कर रहा है, ठीक है। तो डिस्पर्शन मीडियम जो होता है फिजिकल स्टेट बताता है। तो टोटल 9 टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बन सकता है, मगर गैस और गैस जो होता है वो होमोजीनियस बनाएगा, इसलिए टोटल 8 टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है ना। तो सॉल, जेल, ठीक है ना। अब अगर सॉलिड में अगर गैस होता है तो उसको हम लोग फोम वगैरह कहते हैं, फोम, है ना। तो सॉलिड फोम या फोम कहेंगे। और उसी तरह अगर लिक्विड में अगर गैस है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फोम कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया है बच्चों कि ये डेफिनेशन पता होना चाहिए कि सॉल का मतलब है कि सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज होगा, और लिक्विड जो होगा वो डिस्पर्शन मीडियम होगा, ठीक है। एरोसॉल आपने समझ लिया। तो कई बार ये एग्जाम्पल ही पूछ लेते हैं मेडिकल में, नीट में, तो ये सब बेहद है ना, मेनी टाइम से ही पूछते हैं, बहुत सारी चीज़ें रट्टा मार पूछते हैं। तो वैसे रट्टा मार नहीं, समझने के लिए डेफिनेशन अगर आपको क्लियर है तो, ठीक है। अब बच्चों आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। ये हो गया 8 टाइप के आप बना सकते हैं। हमने ये सब
वीडियो में बनाया हुआ है, और एग्जाम्पल्स भी आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात आती है बच्चों इसमें बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, तो उसमें होता है मल्टी मॉलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड, ठीक है। तो कोलाइड जो होते हैं, ठीक है ना, कोलाइड बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल, ठीक है बच्चों, टाइप ऑफ पार्टिकल। तो इसमें जो होता है मल्टी मॉलिकुलर होता है, मल्टी मतलब समझ ही रहे हो आप, दूसरा होता है मैक्रो मॉलिकुलर, और तीसरा होता है बच्चों एसोसिएटेड, ठीक है। तो मल्टी मॉलिकुलर बेसिकली क्या होता है कि एक छोटा एटम या एक छोटा मॉलिक्यूल अगर रहेगा तो ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा। अगर उस मॉलिक्यूल में क्या होगा, यूनिटी आएगी, उनको ज्वाइन करते 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 सो दैट कि उसका जो पार्टिकल साइज होगा वो क्या होगा 1 नैनोमीटर टू 1000। तो मल्टी मॉलिकुलर में क्या होता है बच्चों कि स्मॉल एटम होता है, ये सब कंबाइन करते हैं, स्मॉल एटम या स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है। स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे AH2S3 है, ठीक है। तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल है, तो स्मॉल एटम या स्मॉल मॉलिक्यूल, बस आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो जैसे इसमें गोल्ड सॉल्ट है, कॉपर सॉल्ट है, ठीक है, सिल्वर सॉल्ट है, ठीक है, प्लैटिनम सॉल्ट है, या फिर AH2S3 है, ठीक है, या फिर Sb2S3 है, या फिर CdS है, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं, या फिर FeOH का होल थ्राइस है, समथिंग लाइक दैट। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों मल्टी मॉलिकुलर, ठीक है, मल्टी मॉलिकुलर कि छोटा मॉलिक्यूल या एटम मिल करके बड़ा मॉलिक्यूल बनाएगा, जिससे उसकी डायमेंशन 1 नैनोमीटर से कहाँ आ जाएगा बच्चों 1000 नैनोमीटर आ जाएगा। क्लियर, साइज हमने शुरू में बोला है। अगला आता है मैक्रो मॉलिकुलर, मतलब एक मॉलिक्यूल खुद अपने आप में बहुत बड़ा, मैक्रो मतलब बहुत बड़ा। तो जैसे जो भी पॉलीमर्स होते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, प्रोटीन हो गया, एंजाइम्स हो गए, एल्ब्यूमिन हो गए, ठीक है ना, ये सब जो होते हैं मैक्रो मॉलिकुलर। तो इसमें बच्चों कौन हम समझ लोगे, पॉलीमर, जिसका मॉलिकुलर मास बहुत ज़्यादा आता है। तो मास ज़्यादा आ रहा है मतलब साइज़ भी तो ज़्यादा ही होगा। तो जितने भी पॉलीमर्स होते हैं, सभी पॉलीमर को आप इस मैक्रो मॉलिकुलर की कैटेगरी में रख सकते हैं। पॉलीमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो है वो है स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ठीक है, सेल्यूलोज, प्रोटीन, ठीक है, इसी का पार्ट है एंजाइम। प्रोटीन बहुत प्रकार के होते हैं, एंजाइम से बहुत प्रकार के होते हैं, है ना, एल्ब्यूमिन, क्रिएटिन, जितने भी आप प्रोटीन का नाम जानते हैं, स्पेशली जो नीट वाले हैं वो समझ लें। एसोसिएटेड जो होता है वो क्या होता है कि इसमें जो खास बात होती है कि ये लो कॉन्सेंट्रेशन पे ट्रू सोल्यूशन बनाता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि लो कॉन्सेंट्रेशन पे ट्रू सोल्यूशन बनाएगा और हाई कॉन्सेंट्रेशन पे कोलाइडल सोल्यूशन बनाएगा, ठीक है। तो एसोसिएटेड में ये क्या होता है, अगर लो कॉन्सेंट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो मैं इसको अलग कर लेता हूँ। तो एसोसिएटेड जो कोलाइड होता है कि लो कॉन्सेंट्रेशन पे वो ट्रू सोल्यूशन बनाता है और हाई कॉन्सेंट्रेशन पे वो क्या बनाता है बच्चों, कोलाइडल, ठीक है। और इसमें कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है बच्चों, लो कॉन्सेंट्रेशन है और ये क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो लो कॉन्सेंट्रेशन एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो लो कॉन्सेंट्रेशन पे ये जो है वो ट्रू सोल्यूशन है, हाई कॉन्सेंट्रेशन पे वो क्या है, कोलाइडल। वो जो कॉन्सेंट्रेशन होता है बच्चों उसका नाम है, एक होता है क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ट्रू सोल्यूशन है। तो एबव CMC क्या नाम है, क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन यानी कि एबव क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन ये कोलाइडल बनाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, कोलाइडल, ठीक है। और इसका एक टेम्परेचर भी होता है एबव, ठीक है, एबव टेम्परेचर TK, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्राफ्ट टेम्परेचर। अगर ये TK से कम होगा अगेन ये ट्रू सोल्यूशन हो। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है, तो क्राफ्ट टेम्परेचर पता होना चाहिए कि एबव सर्टेन टेम्परेचर, एबव सर्टेन concentration, they are known as critical missile concentration।
तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एसोसिएटेड कोलाइड। तो जनरली क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁴ टू 10⁻³ m के ऑर्डर में आता है, ठीक है। क्राफ्ट टेम्परेचर, ये प्रैक्टिकल वैल्यू आपको दी जाएगी, अलग अलग होगा, डिपेंड करेगा व्हाट काइंड ऑफ मिसल फॉर्मेशन इज गोइंग टू फॉर्म। तो इसका जो होता है बच्चों कि जो सोप होता है और जो डिटर्जेंट होता है, अच्छा, एसोसिएटेड कोलाइड को और बोलते हैं सर्फेक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्फेक्टेंट, ठीक है। और तो ये जो मिसल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, वो इसमें हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि मान लो कि ये जो सोप होता है ना, RCO- Na+, ये वाला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं वाटर लविंग पार्ट, या इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट, और ये वाला जो होता है हाइड्रोफोबिक, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक, ठीक है ना। कोलाइडल सोल्यूशन बच्चों दो प्रकार के और डिवाइड करता है, एक होता है लायोफोबिक और दूसरा होता है लायोफिलिक। तो लायोफोबिक का मतलब है कि जो डिस्पर्शन मीडियम है वो डिस्पर्स्ड फेज के साथ अच्छा बॉन्ड बना रहा है। लायोफोबिक का मतलब है कि जो डिस्पर्स्ड फेज है, जो सल्यूट है, वो सॉल्वेंट के साथ अच्छी दोस्ती नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लायो, है ना। इसको समझने के लिए बच्चों एक और देख लेते हैं, एक होता है लायोफोबिक, लायो का मतलब होता है लिक्विड, फोबिक का मतलब हीटिंग। दूसरा होता है बच्चों लायोफिलिक, तो इसका मतलब होता है लायो मतलब लिक्विड है, फिलिक का मतलब लविंग है, ठीक है। तो जो लिक्विड यानी कि जो डिस्पर्स्ड फेज है, ठीक है ना, जो सल्यूट है, जो डिस्पर्स्ड फेज है, जिसको आप डिस्पर्स कर रहे हैं, जिसको आप फैला रहे हैं, बिखेर रहे हैं, ठीक है ना, तो डिस्पर्स्ड फेज अगर सॉल्वेंट के साथ बेटर बॉन्डिंग बनाता है तो उसको लायोफिलिक कहेंगे, और अगर वो बेटर बॉन्डिंग नहीं बनाता तो उसको लायोफोबिक कहोगे। तो जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्व होते हैं जनरली, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, प्रोटीन है, ठीक है ना, एंजाइम्स है, ये सब जो होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं? लायोफिलिक होते हैं। और ये वाले जो होते हैं, है ना, जैसे जो इनऑर्गेनिक सॉल्व होता है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, सल्फाइड्स हैं, ठीक है ना, तो ये सब जो होते हैं वो लायोफोबिक होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये इसमें ध्यान रखेंगे। और तो अब इसमें हम बात कर रहे थे कि हाउ मिसल फॉर्म्स अकर, है ना, ये मिसल बनता कैसे? तो मिसल बनने के लिए वही CMC और TK चाहिए, और ये जो होता है सोडियम स्टीयरेट, है ना, समथिंग लाइक दैट, C17H35COONA, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होता है बच्चों CO-Na+, ये वाला जो होता है इसको हेड कहते हैं, और इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं टेल कहते हैं। ये वाटर में, ये सोप का एक जनरल फार्मूला है, ठीक है। वाटर में ये वाला जो पार्ट होता है वाटर रिपेलिंग होगा, और ये वाला पार्ट जो होगा वाटर अट्रैक्टिंग होगा, ठीक है। एल्कोहल अगर सॉल्व बनाता है बच्चों उसको एल्कोसॉल कहते हैं, वाटर बनाता है तो उसको हाइड्रोसॉल भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर लो कॉन्सेंट्रेशन होता है तो बच्चों इसका जो हेड होता है वो वाटर में ऐसे रहता है, ठीक है, और जो टेल रहेगा ये इसको ऊपर रहता है ऐसे, ये लो कॉन्सेंट्रेशन पे। अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा तब क्या होगा बच्चों, ये जो होगा कुछ ऐसा आएगा कि सारे जो टेल होंगे इनके बीच में क्या लगने लगेगा, वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सरफेस एरिया, और जो हेड होगा वो बाहर की तरफ एक्सपोज्ड हो जाएगा। तो अब ये जो पार्टिकल है ये एक बड़ा पार्टिकल हो गया, एसोसिएट हो गया, है ना, तो इसका जो साइज होगा वो क्या आ जाएगा, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाएगा, दैट विल बिकम कोलाइडल, और इसी का नाम क्या है बच्चों, मिसल फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसको एसोसिएटेड कोलाइड कहते हैं। मिसल में हमने बता दिया TK पूछता है, ठीक है, CMC पूछता है, ठीक है। TK और CMC से नीचे है तो ट्रू सोल्यूशन है, TK CMC से ऊपर है तो वो क्या बनता है, मिसल। मिसल कैसे बनता है मैंने जस्ट इसको एक्सप्लेन किया बच्चों। दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर दोज, ठीक है ना, हु आर कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर दोज, ठीक है ना, हु नो समथिंग अबाउट सरफेस केमिस्ट्री, जिन्होंने इसे पढ़ा है, ठीक। तो अब बच्चों इसमें आता है कि कोलाइडल कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है कि जैसे पेप्टाइजेशन होता है कि किसी प्रेसिपिटेट से में अगर आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाता है, वो कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लेता है। दूसरा होता है इसमें बच्चों ब्रेडिक्ट्स आर्क मेथड, ठीक है। तो अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो मेटल होता है
उसको आप क्या करते हैं, वेपराइज करते हैं, आइस बाथ होता है और आइस बाथ से वो कंडेंस होता है, फिर वो कोलाइडल पार्टिकल साइज में आ जाता है। तो जो ब्रेडिक्स आर्क मेथड है, ठीक है ना, ठीक है, इसमें ये बहुत बार पूछा जाता है ब्रेडिक्स आर्क मेथड, ठीक है। और दूसरा जैसे हमने बताया पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन का मतलब होता है बच्चों प्रेसिपिटेट से कोलाइड बनाना। हाउ प्रेसिपिटेट से कोलाइड? बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और ब्रेडिक्स आर्क मेथड जो होता है, ये जो मेटल सॉल्व होता है, मेटल सॉल्व का मतलब जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है ना, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, इस टाइप से। तो इसमें हीट का यूज करके, इलेक्ट्रिसिटी है ना का यूज करके हीट प्रोड्यूस करते हैं। वो हीट मेटल को क्या करता है, इवेपरेट होता है, उस मेटल को फिर कंडेंस करते हैं और कोलाइडल सोल्यूशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये है ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ये दोनों जो है वो बच्चों क्या है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अब आते हैं बच्चों प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, कि कोलाइडल सोल्यूशन को कैसे प्यूरिफाई करते हैं। क्योंकि कोलाइडल सोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं बच्चों, कोलाइडल सोल्यूशन में